हालातों के भट्ठी में जो तपता है वो राख नहीं सोना बनता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्रैक्टिस क्लासेस। मेरा नाम है विकास और आज हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दोनों में, यानी इकोनॉमी में बात करेंगे कि डिफरेंस क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन बात करेंगे और समझेंगे कि हम इकोनॉमिक्स को समझते कैसे हैं। मेरी बात ठीक से सुनिएगा कि हम समझेंगे कैसे कि इकोनॉमिक्स को समझते कैसे हैं, इकोनॉमिक का मीनिंग होता क्या है और इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आइए बात करते हैं। पहले आइए इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का जो मीनिंग आया था वो आया था वेल्थ मैनेजमेंट से। किससे आया था? वेल्थ मैनेजमेंट के सिस्टम से इकोनॉमिक्स का मीनिंग जनरेट हुआ था कि वेल्थ कैसे हम लोग मैनेजमेंट करें। ठीक है, वेल्थ मैनेजमेंट। अब इकोनॉमिक्स वेल्थ मैनेजमेंट करें। अब इसके बाद देखिए, इकोनॉमिक्स में इसीलिए वेल्थ मैनेजमेंट की बात हुई। और इकोनॉमी किसको बोलते हैं? इकोनॉमी उसको बोलते हैं जो हम लोग इकोनॉमिकल क्या करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं। और वेल्थ मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग यही बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ द इकोनॉमिक्स। तो पहले हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर ले, वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो देखिए, टाइम टू टाइम इकोनॉमिक्स का अपने अपने सारे राइटर डिफिनीशन दिए हैं। अगर होल इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि इकोनॉमिक्स का कोई भी एक सर्टेन रूल नहीं होता। एक फिक्स रूल पे इकोनॉमिक्स काम कर ही नहीं सकता, वो हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है। और आपको इसको और बेहतर अगर समझना है तो सीधा सीधा रिलेटेड कर लिया करिए कि ह्यूमन बीइंग का जैसा बिहेवियर होता है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। कब गुस्सा आता है और कब लड़ाई झगड़े का मूड होता है और कब आराम से शांति से बैठने का मूड होता है, उसी तरीके से कुछ इकोनॉमिक सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक सब्जेक्ट ही एक डायनेमिक सब्जेक्ट है। डायनेमिक कहने का मतलब कि यहाँ पे एक थ्योरी बिल्कुल सर्टेन तरीके से आप अप्लाई नहीं कर सकते, टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट होता है, उनके अलग अलग पैरामीटर होते हैं। तो इसी की लंबी बात करेंगे हम आज इसमें। तो पहले आइए हम लोग इकोनॉमिक्स की बात कर ले। इकोनॉमिक्स क्या है? Economics is a social science concerned with the production, distribution, consumption, goods and services. अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कंजप्शन क्या है, गुड्स और सर्विस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग दो डिफिनीशन समझ ले इकोनॉमिक्स में जाने से पहले। एक है आपका गुड्स और दूसरा है आपका सर्विस। ये वर्ड हम लोग बार बार यूज करेंगे पूरे इकोनॉमिक्स में, गुड्स और सर्विस के बारे में। तो गुड्स किसको बोलते हैं? देखिए, हमारे पास क्या है, एक पेन है और यहाँ क्या है, एक डिजिटल बोर्ड है। दोनों क्या है, गुड्स में काउंट होंगे। जो पेन है और डिजिटल बोर्ड की बात कर रहे हैं हम आपसे, तो दोनों किस में काउंट होंगे? तो दोनों काउंट होंगे आपके गुड्स में। इतना बात क्लियर है। सर्विस क्या है, हम इससे लिख पा रहे हैं और आप बहुत आराम से देख पा रहे हैं, वो क्या है, आपका सर्विस है। जो आप देख रहे हैं कि आपको जो इसका लिखने के वजह से आपको बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है, वही क्या है, आपका सर्विस है। ठीक, अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम। मोबाइल है आपके पास, राइट? क्या है? मोबाइल। मोबाइल को जब हम लोग ऐसे काउंट करेंगे तो गुड्स है, मगर आप किसी को कॉल लगाए और कॉल लगा और आपकी बातचीत हुई, तो मोबाइल गुड्स है। मगर आप जब उससे किसी से बातचीत किए और आपको क्या मिला, वो सर्विस मिला। तो सर्विस, अब सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि सर्विस को हम लोग फील करते हैं। क्या करते हैं? महसूस करते हैं, और उसको टच हम लोग नहीं कर सकते। जबकि गुड्स क्या है, आपका सामान होता है, जो हम लोग नॉर्मल जो वस्तु होता है वही हमारा क्या होता है, गुड्स होता है। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं? क्लियर हो गया? यही बात हम लोग इकोनॉमिक्स में करते हैं। इकोनॉमिक्स में अब देखिए, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन। अब पहले समझ लेते हैं हम लोग कंजप्शन, जिसको हम लोग क्या करते हैं कि किसी तरीके से यूज करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों फॉर्म में यूज करते हैं। यूज गुड्स को, जो गुड्स हम लोग उपयोग में लाते हैं, जो गुड्स हम लोग क्या करते हैं, यूज में लाते हैं, उपयोग में लाते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंजम्पशन। जैसे खाना खाने के तो कंजम्पशन है। ठीक है, आप किसी भी चीज को आप ले रहे हैं, टेबल है, आप उसको यूज कर रहे हैं सामान रखने में, वो
वो क्या है, कंजम्पशन ही, एक टाइप का कंजम्पशन ही उसको कंसीडर करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब बांटना, और यहाँ प्रोडक्शन जो हमारे अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिलता है, जो भी प्रोडक्शन मिल जाता है। जैसे पेन है तो एक प्रोडक्ट ही है, आपके एक कैमरा, डिजिटल कैमरा के थ्रू आप हमको देख रहे हैं तो ये क्या है, एक प्रोडक्ट है। तो इतनी बात बताइए आप लोग सब क्लियर हुआ कि नहीं कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस सब्जेक्ट है। साइंस क्या है, एक सोशल साइंस सब्जेक्ट, ये बात याद रखिए, सोशल साइंस सब्जेक्ट है जिसमें पर्टिकुलर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, कंजप्शन का, गुड्स एंड सर्विस का। गुड्स एंड सर्विस हम आपको एक्सप्लेन करें कि गुड्स क्या होता है और सर्विस क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम पेन और डिजिटल बोर्ड की बात करें, और जो आप यहाँ देखने का काम कर रहे हैं, इससे जो शो हो रहा है वही आपका क्या है, सर्विस है। मोबाइल क्या है, गुड्स है, मगर इससे आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन क्या हुआ, आपका सर्विस हुआ। कम्युनिकेशन क्या हुआ, आपका सर्विस हुआ। इतना बात क्लियर है या नहीं, क्लियर हो गया? ओके, आइए बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी में डिफरेंट क्या है। अब देखिए इकोनॉमिक्स क्या होता है और इकोनॉमी क्या होता है। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि इकोनॉमिक्स के बारे में अभी हम सीधा सीधा बताए थे आपको, वेल्थ मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं हम लोग, वेल्थ मैनेजमेंट। वेल्थ मैनेजमेंट यानी आपके पास जितना भी पैसा वैसा है सब क्या करिए कि उसको मैनेज करने सीख गए, धन प्रॉपर्टी, वही क्या है, इकोनॉमिक्स है। और इकोनॉमिकल जो एक्टिविटी करते हैं, जैसे कोई काम कर रहे हैं जिससे पैसा आ रहा है, कोई काम कर रहे हैं जिससे हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इकोनॉमिकल कोई भी एक्टिविटी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं। इकोनॉमिकल एक्टिविटी को इकोनॉमिकल एक्टिविटी को क्या बोलते हैं हम लोग, इकोनॉमी बोलते हैं। तो हम लोग पूरे एसएससी में मैक्सिमम बात सिर्फ और सिर्फ किसकी करेंगे, इकोनॉमी की करेंगे। एक आध दो क्वेश्चन जो जैसे केम्स हैं उन्होंने अपना डिफिनीशन दिया है, एडम स्मिथ अपना डिफिनीशन दिए हैं, और कुछ बुक्स लिखे हैं, उसकी बात हम लोग कर लेंगे कि वो इकोनॉमिक्स में आता है, मगर हम बात करेंगे, मगर वहां पे कोई बहुत ज्यादा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा डीपली बात नहीं करेंगे। अल्टीमेटली हम लोग इकोनॉमिक्स के कुछ पोर्शन यानी उनका सिर्फ और सिर्फ टर्म यूज करेंगे और बात सिर्फ किसकी करेंगे, इकोनॉमी की। और आपका पूरा एसएससी में, शॉर्ट हैंड में, और जो आपके सिलेबस है वनडे एग्जाम में, रेलवे, सब में कवर हो जाएगा ये बस। मगर एक बात याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स को समझने के लिए उसमें अपना कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे आपको डेटा याद नहीं होगा। डेटा याद करने के लिए डेटा को विजुलाइज करना पड़ता है, एक बार सोचना पड़ता है कि डेटा किस तरीके से है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपको बोले कि इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, तो आप बोलेंगे 1,42,00,00,000। तो 1,42,00,00,000 बोल देना है, मगर एक बार विजुलाइज करके देखिए कि 1,42,00,00,000 कितनी बड़ी जनसंख्या है, राइट। तो आपको ये बात सीधी सी समझ में आनी चाहिए कि जब तक हम बेसिक कॉन्सेप्ट यानी डेटा को और ये डिफिनीशन को विजुलाइज नहीं करते हैं, यानी सोचते नहीं हैं, थॉट प्रोसेस में नहीं लाते हैं, तब तक आप क्या करेंगे, जब भी याद करेंगे आपको एक डर बना रहेगा सब्जेक्ट से लेकर। मगर आप ऐसा कर ले गए तो ये जान लीजिए इकोनॉमिक्स में आपकी बहुत बड़ी क्लियरिटी हो जाएगी, और सिर्फ और सिर्फ एक दो बार पढ़ेंगे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा डेटा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत जरूरी है। तो अभी हम लोग बात करें किसका, इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं, तो वेल्थ मैनेजमेंट को बोलते हैं, और इकोनॉमिक किसको बोलते हैं हम लोग, इकोनॉमिकल एक्टिविटी को। इकोनॉमिक्स इज द डिसिप्लिन स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, देखिए इकोनॉमिक्स क्या है, डिसिप्लिन स्टडी है इकोनॉमिक की, बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर विद द थ्योरी ऑफ द मार्केट, एम्प्लॉयमेंट, प्राइस, इन्फ्लेशन एक्सेट्रा, डीलिंग विद द थ्योरी एस्पेक्ट। ये सारे हम लोग जो भी थ्योरी आएंगे वो सारे इसमें क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। वो मार्केट होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, प्राइस होगा, और इन्फ्लेशन होगा, डीलिंग होगा, और ये सब की बात करेंगे हम। इन्फ्लेशन कहने का मतलब महंगाई होता है, और मार्केट एम्प्लॉयमेंट रोजगार, और प्राइस हमारा जो दाम होता है। तो इसकी पूरी तरीके से हम बात करेंगे आगे जब हम लोग का टॉपिक आएगा। तो अब देखिए थोड़ा सा और हम लोग एक के थ्रू डिफिनीशन देखिए, यानी यहाँ पे ये आपके डिफिनीशन दिए हैं एडम स्मिथ, और ये कई बार क्वेश्चन आपका एसएससी में आया हुआ है। एसएससी में और रेलवे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो साइंस ऑफ वेल्थ, ये बुक है साइंस ऑफ वेल्थ का बुक कौन लिखे हैं, तो ये है एडम स्मिथ,
कौन लिखे हैं? एडम स्मिथ लिखे हैं। और एडम स्मिथ को भी फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है। एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहते हैं हम लोग किसको? एडम स्मिथ को। पब्लिश इन द वर्क टाइटल विद द वेल्थ ऑफ नेशन। और यहाँ पे क्या है 1776 में, एक सन भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1776 में एडम स्मिथ यहाँ पे लिखे हैं बुक आपका वेल्थ ऑफ नेशन की वेल्थ। और देखिए इकोनॉमिक्स किसी भी, यानी आप सीधा सीधा मनी समझ लीजिए, किसी भी कंट्री का बैकबोन होता है, तो उसको मैनेजमेंट करना बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो वेल्थ ऑफ नेशन इकोनॉमिक्स है, साइंस ऑफ वेल्थ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये जितने भी पॉइंट है वो सारा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ एडम स्मिथ का भी नाम कई बार पूछा जा चुका है 1776 में। ये बात ये क्या बोलते हैं, और ये भी पूछा जा चुका है वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा है? तो एडम स्मिथ लिखे हैं। कब लिखे हैं? तो 1776 में। इतना क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट है, तो एक डिफिनीशन से कम 3 क्वेश्चन आपके पक्के हैं। तो ये बात ठीक से समझ लीजिएगा। अब इन्होंने भी इकोनॉमिक्स का डिफिनीशन दिया है। अब आइए थोड़ा सा आगे बात करते हैं हम लोग साइंस ऑफ द मटेरियल वेलबींग। अब इसी बात पे थोड़े से हम लोग और भी इकोनॉमिक्स के दूसरे टाइप का डिफिनीशन थोड़ा देख लेते हैं कि अल्फ्रेड मार्शल है। अल्फ्रेड मार्शल की जब बात करते हैं तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स थे, एक क्या थे, सॉरी मैथमेटिशियन थे। इकोनॉमिक्स नहीं थे, बाद में इकोनॉमिक्स बने हैं। पहले ये क्या थे? मैथमेटिशियन थे। और ए न्यू क्लासिकल राइज द इकोनॉमिक्स फ्रॉम इट्स इनरोगेबल पोजीशन ऑफ द नोबेल वन। ये ऐसे न्यू अल्फ्रेड मार्शल थे जो अर्थशास्त्री के निकटतम स्तर पर उत्कृष्ट स्तर पे पहुंचाए कि यहाँ पे किस तरीके से हम लोग इकोनॉमिक्स यानी एक कंट्री को मैनेज किया जाएगा। तो इनका सिर्फ और सिर्फ नाम याद रखिएगा, ये नाम आपसे पूछता है, डिफिनीशन नहीं। साइंस ऑफ मटेरियल वेल बीइंग, इसको बोलेंगे अल्फ्रेड मार्शल। अकॉर्डिंग टू हिम, इनका जो डिफिनीशन है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। He shifted the emphasis from the wealth of welfare। wealth of welfare, ये देखिए इनके अनुसार अर्थशास्त्र के जीवन के सामान्य व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है। उन्होंने धन का कल्याण पर जोर दिया है। सबसे ज्यादा ये इस वेलफेयर पे काम किए हैं कि धन से हम लोगों का कल्याण कैसे करें। तो ये अल्फ्रेड मार्शल में आप सीधा सीधा पॉइंट याद रखने वाली बात है। अल्फ्रेड मार्शल ये आपका बात किए हैं, और साइंस ऑफ मटेरियल वेलबींग ये याद रखिएगा। और ये मैक्सिमम जोर दिए हैं वेलफेयर पे, ज्यादा जोर देते हैं। और मैनकाइंड वाली बात बोलें तो मैनकाइंड की तरफ डिफिनीशन इनका यूज होता है, मगर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि यही कई बार पूछा गया है। ये भी एक इकोनॉमिक्स है। तो आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं साइंस ऑफ मेकिंग चूजिंग द चुनाव। अब देखिए साइंस, इसका कहने का मतलब क्या है? इकोनॉमिक्स ये है कि हम लोग जैसे थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल लेकर हम लोग समझते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। कि साइंस ऑफ द मेकिंग चॉइस, कहने का मतलब क्या है कि अगर हम मार्केट में गए और सपोज करिए कि यहाँ पे क्या है कि 3 गुड्स रखे हुए हैं और सबके प्राइस डिफरेंट डिफरेंट है। सपोज करिए कि 1000 का है, ये सपोज कर लीजिए कि 500 का है, और ये सपोज कर लीजिए कि 200 का है, और सेम गुड्स है। यानी कह लीजिए कि हम लोग शूज खरीदने गए हैं और तीनों शूज ही हैं, एक ही नंबर का है, मगर प्राइस अलग अलग है। क्वालिटी तो जाहिर सी बात है, प्राइस अलग होगा तो डिफरेंट ही होगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम पहले देखते हैं कि हमारी जो परचेजिंग पावर है, हमारा जो परचेजिंग पावर है वो परचेजिंग पावर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, गुड्स को प्रिफर करते हैं। नीड तो है, नीड तो पक्का है, जरूरत तो हमें है ही है, मगर उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिफर करते हैं। तो सुनिए, यहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑफ मेकिंग लॉन रॉबिन्स पब्लिश इन हिज फेमस बुक, इनका बुक है फेमस, और नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द इकोनॉमिक्स ऑफ साइंस। ये बुक का नाम आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्या है कि हम लोग चूज करने का हम लोग का नेचर है कि हम लोग कैपेबिलिटी हम लोग का कैसा होता है। अभी जब आप थोड़े से और इकोनॉमिक्स में जाएंगे तो देखिए जाहिर सी बात है, एक थोड़ा सा एग्जाम्पल हम आपको देकर समझाते हैं। सपोज करिए आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, ओके, आपकी जॉब लग गई। जॉब लगने के बाद बहुत लोग होंगे यहाँ पे साइकिल से चलने वाले होंगे, और बहुत लोग होंगे यहाँ पे बाइक से चलने वाले होंगे, राइट। इतना बात से आप एग्री करते हैं यार, इस बात से एग्री करते हैं, ठीक है।
जॉब लगने के बाद क्या करेंगे कि आप अपनी लिविंग स्टैंडर्ड हाई कर देंगे। जाहिर सी बात है, क्योंकि लिविंग स्टैंडर्ड हाई करने का मतलब क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड हाई कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि आपके पास इनकम आने लगेगा। आपके पास क्या आने लगेगा? इनकम आने लगेगा। यानी इसका मतलब है कि आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, आप जो साइकिल से चलते थे, साइकिल वाला तो पक्का है कि बाइक ले लेगा, और बाइक वाला कुछ दिन बाद कार ले लेगा। ठीक है, तो ये एकदम बिल्कुल ही इस बेस पे आधारित इन्होंने इस बात को बोला था। रॉबिन्स नाम है इनका, कि साइंस एक इकोनॉमिक्स क्या है ना, आपका चुनाव है, आपकी कैपेबिलिटी का, आपका इंटरेस्ट का एक चुनाव है। और इनकी ये जो प्रसिद्ध बुक है, इन्हीं का नाम आप याद रखेंगे कि यहाँ पे इनकी प्रसिद्ध बुक है नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द इकोनॉमिक साइंस। ये आपको ये बुक का नाम याद रखना है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द इकोनॉमिक साइंस। तो ये चूज करने का, जैसे आप अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग इसको चूज करेंगे। अगर एक थोड़ा सा और हम एग्जांपल लेना चाहें तो एक एग्जांपल हम आपको और देते हैं। देखिए, बड़ा सिंपल सा बता रहे हैं। देखिए, अगर कोई पर्सन है, वो चूज करता है, देखिए किस तरीके से वो चूज काम करता है, आपको बताते हैं। एक पर्सन है और बहुत 2 दिन से भूखा है, आप उसको कहो कि लो भैया 300 रुपए लो, और तुम क्या करो कि सिनेमा हॉल में जाओ, मूवी देखने चले जाओ। एक ऑफर ये है। दूसरा ऑफर ये है कि आप जाकर कुछ खा लो। तो आप एक बात बताइए, वो किस पे ज्यादा प्रीफर करेगा, खाने पे प्रीफर करेगा या सिनेमा जाने पे प्रीफर करेगा? जाहिर सी बात है, वो खाने पे प्रीफर करेगा, क्योंकि उसकी पहली बात बेसिक नीड फुलफिल होनी चाहिए। तो यहाँ पे यही चीज को बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ ये बुक में लिखे हुए हैं कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द इकोनॉमिक ऑफ साइंस, किस तरीके से हम लोग चूज करते हैं, यानी चुनाव करते हैं, इसकी बात करेंगे। अब आइए थोड़ी सी बात और कर ले हम लोग। अब यहाँ पे 2 तरीके से इकोनॉमिक्स में बात करते हैं और इकोनॉमी में क्या क्या बात करते हैं, इसकी बात ठीक से समझिएगा। पहला हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से जब भी आप देखेंगे तो इस इकोनॉमिक्स में एक्चुअल प्रॉब्लम की बात करेंगे हम लोग। किसकी बात करेंगे हम लोग? एक्चुअल प्रॉब्लम में जो प्रॉब्लम अभी है आपका, अरे भाई क्यों पेन, जो प्रॉब्लम अभी आपका है, जैसे वाटर की क्राइसिस आ गई, चुनाव में पैसे चाहिए, तो एक्चुअल जो प्रॉब्लम है उसी की बात हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स यानी सकारात्मक अर्थशास्त्र में करते हैं। इट कैन बी द वेरीफाइड द एक्चुअल डेटा, और वहां पे डेटा भी हम लोग एक्चुअल देखते हैं, जैसे क्राइम रेशियो क्या है, इसकी बात भी हम लोग क्या करेंगे, एकदम रियल में डेटा करेंगे। इट एम टू मेक द रियल डिस्क्रिप्शन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहाँ पे जो रियल डिस्क्रिप्शन होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी का, और इट बेस्ड ऑन द फैक्ट एंड दस नॉट सजेस्टिव, यहाँ पे एकदम बिल्कुल ही फैक्ट की बात करेंगे। अच्छा, हमारा प्रेस इंडेक्स डाउन है, ये फैक्ट है, ठीक है, और हमारे यहाँ हंगर इंडेक्स अभी 103 पे चल रहा है, ये फैक्ट है, ठीक। तो ये सब किस में हम लोग काउंट करेंगे? तो हम लोग काउंट करेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में काम करेंगे। इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू ऑफ द जजमेंट एंड इट द न्यूट्रल बिटवीन इंस और प्राइस इज द इंडियन इकोनॉमिक एंड कॉन्स्टेंटली राइज। और यहाँ पे जैसे अब इंडियन इकोनॉमिक का प्राइस, आपको एक इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। आरबीआई का गाइडलाइन, क्या आरबीआई का गाइडलाइन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सिंपल सा गाइडलाइन ये है कि जनरली 2% से लेकर 4% तक हमारे इन्फ्लेशन 1 ईयर में क्या होना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। 1 ईयर में क्या होनी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए। तो यही बात क्या है, कॉन्स्टेंटली राइज होगा, और कॉन्स्टेंटली राइज होना किसी भी इकोनॉमिक के लिए अच्छा माना जाता है। देयर आर इनइक्वालिटी ऑफ द इनकम और इकोनॉमिक, सही सी बात है, सब लोगों का इनकम अलग अलग तो होता ही है। कोई मजदूर है, उसकी इनकम 300 से 500 है, और कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है, उसका डेली का 5000 है, उससे बड़ा ऑफिसर है उसका और अधिक है, 20,000 है। अंबानी अडानी है, उसका तो काउंट ही नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक की इनइक्वालिटी भी इस तरीके से होता है। तो यही बात इसमें हम बात किए हैं अभी किसकी, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का। और आप लोग जो हिंदी वर्जन वाले हैं वो हिंदी वर्जन वाले भी देख लें, यह इस बात से संबंध है कि आर्थिक समस्याएं वास्तव में क्या है या उनका समाधान कैसे किया जाता है। इससे वास्तविक आंकड़ों से सत्यापित किया जाता है, और इसका उद्देश्य किसी भी आर्थिक गतिविधि
का वास्तविक वर्णन करना है। जो भी आपका आर्थिक गतिविधि है वहां पे यही चीज क्या करेगा, एक्सप्लेन किया जाएगा। यह तथ्य पर आधारित है, इसके लिए कोई भी सुझावनात्मक बात नहीं है। और यहाँ यह कोई भी मूल्य निर्णय नहीं लेता, अर्थात अंतों के बीच तटस्थ है, यानी न्यूट्रल टाइप का है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कीमतों का लगातार बढ़ जाना, अभी हम आपको बताएं कि इन्फ्लेशन होना 2 से 4% नेचुरल बात है और होना अच्छा होता है। हमारी अर्थव्यवस्था में आय की असमानताएं है, सबका बराबर इनकम है नहीं, यही बात इसमें बताया गया। अब आइए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नॉर्मेटिव यानी कि मानक अर्थव्यवस्था, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, इट डील विद द ऑक्ट टू बी हाउ टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाएगा, जो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व की बात कर रहे हैं, इसमें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में बात करते हैं, मानक अर्थव्यवस्था में बात करते हैं, अर्थशास्त्र में। इट कैन नॉट बी वेरीफाई एक्चुअल डेटा, यहाँ पे एक्चुअल डेटा नहीं है, यहाँ पे एक्चुअल डेटा नहीं है। एक्चुअल डेटा जैसे आने वाला टाइम के लिए हम लोग सोचते हैं, अच्छा इलेक्शन में इतना खर्चा हो जाएगा, इतना वोट पड़ेगा, ये सारी बातें क्या रहेगा आपका मानक अर्थव्यवस्था में हम लोग नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में बात करते हैं। जो भी बातें ये करते हैं, एक एक्चुअल डेटा हम लोगों को नहीं मिलता है, एक अजम्पशन बेस्ड बात करते हैं, तो वो क्या होता है, मानक अर्थव्यवस्था होता है। इट इज बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल ओपिनियन, ये एक इंडिविजुअल ओपिनियन पे भी काम करता है। इट इज द सजेस्टिव ऑफ द नेचर, ये नेचर को क्या करता है, सजेस्ट करता है। इट्स गिव द वैल्यू जजमेंट, यहाँ पे वैल्यू जजमेंट की जरूर बात होता है कि रियल में बताइए कि ये जो हम लोग काम कर रहे हैं वो लोगों के लिए फ्रूटफुल है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं, वेलफेयर के लिए है कि नहीं, सोसाइटी को कुछ बेनिफिट पहुंचेगा कि नहीं। जैसे ब्रिज बना रहे हैं तो ये ऐसा जगह ब्रिज ना बनाए जहाँ की कोई आता ही जाता नहीं है, आता जाता नहीं है, तो उस ब्रिज का क्या बेनिफिट है। तो ये रियल में वैल्यू क्रिएट हो रहा है कि नहीं, इसकी बात हम लोग जरूर देखते हैं। और इंडिया शुड बी द स्टेप टू कंट्रोल द राइजिंग प्राइस और इनकम इनइक्वालिटी शुड बी रीडिफेक्टेड, इस तरीके का हम लोग बात करते हैं। जैसे रीडिफेक्टेड का एक एग्जांपल देकर बताते हैं आपको। ठीक है, अब सब चीज का प्राइस कंटिन्यू बढ़ रहा है, तो अभी हम एक स्टेटमेंट बोले थे कि 2% से लेकर 4% तक आपका क्या होगा कि प्राइजेज कंटिन्यू बढ़ते रहते हैं। तो सर इस वजह से आप कह रहे हैं तो यानी 10-15 सालों में लगभग अगर हम 2% भी मानकर चलें तो 30% हमेशा बढ़ जाना चाहिए। हाँ, बढ़ जाना चाहिए, मगर इसको कंट्रोल गवर्नमेंट करती है। कैसे करती है, जैसे आपको कुछ एग्जांपल देते हैं। प्रधानमंत्री का जो खाद्य योजनाएं चलाया जाता है, तो वहां पे जो जिनकी बेसिक नीड फुलफिल नहीं हो पाता, तो क्या होता है कि उन लोगों को बहुत सस्ते अनाज दे दिए जाते हैं क्योंकि वो अपना बेसिक नीड फुलफिल कर सके। तो इस तरीके से रोका जाता है। कंट्रोल द राइजिंग प्राइजिंग का वो भी रोका जाता है कि किस तरीके से हम बहुत सारे ऐसे बेसिक नीड की चीजें हैं या फिर टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाता है, मेडिसिन की, ये सारे प्राइजेज रोकने का काम करते हैं। यहाँ पे प्राइस क्या होता है, रोकते हैं कि नहीं इस तरीके से, नहीं तो देखिए बहुत जो तो बहुत क्या, अभी हम कुछ और भी अभी डिस्कशन करेंगे जस्ट 1 मिनट बाद। तो कुछ लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी इस तरीके से इलाज करा ले। जैसे सरकारी अगर आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो वहाँ सस्ते इलाज हो जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी इलाज होता है। तो इसीलिए इलाज होता है क्योंकि हम लोग उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। इतनी बात कुछ समझ में आई कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या बात था। अब आइए देख लीजिए इसका हिंदी वर्जन, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो यही है, मानक अर्थव्यवस्था। यह इस बात से संबंधित क्या होना चाहिए कि आर्थिक समस्याओं का समाधान कैसे किया जाना चाहिए, इस वास्तव आंकड़ों से सत्यापित नहीं किया जा सकता, और इसका उद्देश्य आदर्शों पर निर्धारित होता है, यानी कि आपका आइडियोलॉजी पे कि अल्टीमेटली इससे क्या बेनिफिट हो रहा है, सोसाइटी में क्या अच्छा हो रहा है, समाज में क्या अच्छी बातें हो रही है। यह व्यक्तिगत राय पर आधारित है, इसलिए यह प्रकृति में सुझावनात्मक यानी सजेस्टिव है। यानी हम बहुत अच्छे इकोनॉमिक्स से, जैसे नोटबंदी किया गया, तो नोटबंदी जब किया गया तो लोगों के सुझाव से किया गया, इकोनॉमिक्स लोगों से, बहुत मिनिस्टर लोगों से पूछा गया। अब वो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, वो अलग का डिबेट है, मगर वो किस में काउंट करेंगे हम लोग, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में काउंट करेंगे। यह मूल्य संबंधित निर्णय देता है। भारत में बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण करना, इसका एग्जाम्पल हम दिए आपको। और अब आय की असमानताओं को एक क्या करना है कि देखिए, आय की असमानता के लिए एक और असमानता यानी
इनइक्वालिटी के लिए एक और आपको एग्जांपल दे देते हैं। वो एग्जांपल है आपका क्या होता है कि रिजर्वेशन जो है वो भी इसी पे के बेस पे है कि क्या किया जाता है कि एसटी और एससी वालों को इतना रिजर्वेशन दे दिया जा रहा है, ओबीसी जनरल इकोनॉमिकल जो वीकर सेक्शन है इतना रिजर्वेशन, क्योंकि जो उन लोगों की आर्थिक असमानता है, इकोनॉमिक में जो एक्टिविटी में उनकी कमी आ रही है उसको क्या करना है, डिक्लाइन करना है, कम करना है। यही पूरा पूरा प्रयास होता है। तो इसीलिए रिजर्वेशन जैसा पॉलिसी लाया जाता है। आइए ये भी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में काउंट किया जाएगा। तो अब आगे हम लोग देखते हैं अगला माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एक बात करेंगे हम लोग यहाँ पे माइक्रो के बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ये मैक्रो बोलेंगे इसको। मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में समझिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, जहाँ पे हम लोग जो ट्रेड की बात जब करते हैं तो ट्रेड में हम लोग क्या करते हैं कि नेशनल और इंटरनेशनल की बात करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में किसकी बात करते हैं हम लोग, नेशनल की बात करते हैं और इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं। ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडी ऑफ द बिहेवियर द होल इकोनॉमिक्स बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। इट कवर द वेरियस इशू ऑफ द नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट, मनी, ये सब की बात करते हैं कि ये प्राइस क्या चल रहा है, नेशनल इनकम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है और मनी क्या है, राइट। इट हेल्प टू सॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी। इट मीन्स द टूल ऑफ द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड क्या हो रहा है और एग्रीगेट सप्लाई क्या हो रहा है, ये किस में बात करेंगे हम लोग, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इट पर्टिकुलर फोकस ऑन द इनकम एनालिसिस, इसमें हम लोग फोकस करते हैं किसमें, कि इनकम एनालिसिस की इनकम किस तरीके से इक्वल हो रहा है या अनइक्वल है, किस तरीके से हम लोग अच्छा बेहतर इसको बना सकते हैं। तो ये क्या है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करें। अब यहाँ पे देख लीजिए इसी का हिंदी वर्जन है। अर्थशास्त्र की वह शाखा जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पर व्यवहार का अध्ययन करती है, और इसमें राष्ट्रीय आय समानता, मूल्य स्तर वितरण, रोजगार, धन आदि जैसे विभिन्न मुद्दों को शामिल किया जाता है। यह अर्थव्यवस्था में संसाधन के पूर्ण रोजगार केंद्रीय समस्याओं को हल करने में मदद करता है, और इसका मुख्य समाधान समग्र अर्थव्यवस्था में समग्र मांग यानी डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं। इसका ध्यान होता है कि आय पर विश्लेषण कैसे किया जाए। अब आइए माइक्रो, मैक्रो था माइक्रो। माइक्रो में हम लोग क्या बात करते हैं, अल्टीमेटली इंडिविजुअल की बात करते हैं। ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक स्टडी द बिहेवियर इन द इंडिविजुअल ऑफ द कंज्यूमर, फर्म एंड फैमिली। जैसे इसमें हम लोग उसकी इनकम की बात करेंगे जो ठेला वाला है, ठीक, जो ठेला वाला है या फिर दुकान खोला हुआ है, एक आम आदमी की इनकम की बात करते हैं या छोटे मोटे एरिया की बात करते हैं। इट कवर द वेरियस इशू लाइक अ डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्ट, प्राइसिंग द प्रोडक्शन, कंजप्शन, इकोनॉमिक वेलफेयर। और यहाँ पे जैसे बहुत सारे अभी एमएसएमई की बात करेंगे कि एमएसएमई के थ्रू जो लोन दिया जाता है, तो वो लोन देते हैं तो इसी के थ्रू देते हैं हम लोग कि प्रोडक्शन, कंजप्शन, इकोनॉमिक वेलफेयर करने के लिए, तो उन लोगों की क्या हो सके, इनकम बढ़ सके और वो सर्वाइव कर सके। तो ये सारी योजनाएं इसी के लिए चलाई जाती है। इट हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम व्हाट, हाउ, द, फॉर, होम, द प्रोड्यूस इन इकोनॉमिक, तो क्या क्या इसमें प्रोड्यूस किया जाएगा इसकी बात करते हैं। और इट मेन टूल ऑफ द डिमांड सप्लाई पर्टिकुलर कमोडिटी, ये हम लोग पर्टिकुलर पे डिमांड, एग्रीगेट नहीं फोकस करते हैं, पर्टिकुलर पे बात करते हैं। एंड इट पर्टिकुलर फोकस ऑफ इनकम एनालिसिस, यानी इंडिविजुअल की इनकम एनालिसिस करते हैं हम लोग, एक आदमी की इनकम एनालिसिस करते हैं। एक किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो अब देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में हिंदी वर्जन की बात देख ले। हिंदी वर्जन में क्या है, अर्थव्यवस्था का वह शाखा जो किसी व्यक्ति को उपभोक्ता, फर्म और परिवार की व्यवहार का अध्ययन कराता है, यानी पर्टिकुलर की बात करते हैं हम लोग, उसी को क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इस मांग में आपूर्ति, उत्पाद, मूल्य निर्धारण, उत्पादन और खपत के आर्थिक कल्याण आदि जैसे विभिन्न मुद्दों को शामिल किया गया है। और यह अर्थव्यवस्था यह है कि कैसे किसके लिए उत्पादन किया जाए और समस्या को हल कैसे किया जाए, ये हल में मदद करने के लिए है। और इसका मुख्य साधन किसी भी विशेष वस्तु की मांग और आपूर्ति पे बात करते हैं, इसका विशेष ध्यान मूल्य विश्लेषण पे किया जाता है। अब इतनी बातें आप लोगों से करे
जो कि फैक्ट था। अब आइए थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के और भी हम लोग कुछ बातें कर लें, फिर उसके बाद थैंक यू का स्लाइड पे आएंगे। तो अब देखिए कुछ बात जो आपसे हमें इकोनॉमिक्स के बारे में करना था, ये थोड़ी सी बुक की लैंग्वेज और खुद का लैंग्वेज। अब समझिए कि इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करते हैं। देखिए इंडिया का इकोनॉमिक्स में पर्टिकुलर हम लोग जो भी बात करेंगे इकोनॉमिक्स में, वो बात करेंगे तो इंडिया की इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, राइट। हम लोग इंडिया की इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। तो देखिए इकोनॉमिक्स को इस तरीके से जब आप समझने पे फोकस करते हैं तो दो तरीके से डेटा को एनालिसिस करिएगा, वो समझना काफी आसान हो जाता है इकोनॉमिक्स में। क्या समझना आसान होता है? जैसे दो फैक्टर बहुत स्ट्रांगली काम करता है। एक, आप इकोनॉमिक्स को जब समझते हैं तो दो फैक्टर, एक हॉरिजेंटल टाइम जोन बोल लीजिए, टाइम जोन, और एक क्या काम करेंगे हम लोग, वर्टिकल टाइम जोन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम लोग? वर्टिकल टाइम जोन। वर्टिकल टाइम जोन कहने का मतलब क्या है? वर्टिकल टाइम जोन कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्या करते हैं, एक ही कंट्री को उठाए, हमें इंडिया पे ज्यादा फोकस करना है तो इंडिया को उठाए, तो हम इंडिया में देख रहे हैं कि 1000 सन में कैसा इकोनॉमिकल एक्टिविटी चल रहा है, राइट। फिर उसके बाद देखिए आए 1200 में आ गए, फिर कैसा एक्टिविटी चल रहा है, 1500 में आ गए, अंग्रेज लोगों को अब एंट्री कराते हैं, तब इकोनॉमिकल एक्टिविटी कैसा है, 1800 में आ गए। अब देख रहे हैं इकोनॉमिकल एक्टिविटी कैसा है, हमारे यहाँ पे जीडीपी क्या है, पॉपुलेशन क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। फिर यहाँ पे 1800 में आ गए, तो 1800 से अब चलिए 2000 सन में पहुंच जाते हैं, 2000 में आ गए। अब यहाँ देखिए कि जब हम लोग आराम से देश आजाद हो गया, अब इस तरीके से इकोनॉमिकल एक्टिविटी क्या है, और फिर सीधा 2025 में फिर पहुंचेंगे। तो जब हम लोग टाइम को एक सीक्वेंस से स्टडी करते हैं, एक ही कंट्री को उठाते हैं और उस कंट्री के सारी इकोनॉमिकल एक्टिविटी प्रीवियस से लेकर करेंट तक आते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल टाइम जोन। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ इंडिया की जगह पे मान लीजिए हमको ऑस्ट्रेलिया का स्टडी करना होता, अमेरिका का स्टडी करना होता, कोई और कंट्री यानी बगल में चाइना है उसके इकोनॉमिकल एक्टिविटी करना होता। पाकिस्तान तो बाद में, ठीक है, पाकिस्तान तो भाई 1947 के बाद ना, तो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी छोड़ दीजिए, ठीक। तो इतना अगर हम लोग को स्टडी करना होता है तो हम लोग ऐसे उठा कर देखते हैं, ये बोलते हैं इंडिया, यानी ये वर्टिकल टाइम जोन। हॉरिजेंटल टाइम जोन कहने का मतलब क्या है? सीधा सीधा। जैसे अभी हम लोग का एक फेमस स्टेटमेंट, फेमस क्या है ही है, अब हम लोग 5वीं से चौथी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पे पहुंच गए हैं, तो हम लोग एक ही टाइम फ्रेम को उठाते हैं और अलग अलग कंट्रियों को देखते हैं। जैसे मान लीजिए 2025 का ही हम लोग उठा लेते हैं। 2005 में ये देख रहे हैं, अच्छा इंडिया का कंडीशन कैसा है भाई, इसका देखें, ठीक है। इंडिया के बाद देखिए, चलो भाई चाइना का कंडीशन अभी कैसा है, रसिया का कैसा है, अमेरिका का कैसा है। एक ही टाइम में, टाइम जोन ठीक से समझिएगा कि एक ही टाइम जोन में 2025 में सबकी कंडीशन हम लोग देख रहे हैं और सबकी इकोनॉमिकल एक्टिविटी को स्टडी कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हॉरिजेंटल टाइम जोन। ये समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जब आप ग्लोबलाइजेशन जैसे डेटा याद करते हैं तो उस समय उसके पैरामीटर के बेस पे समझने के लिए बहुत इजी पड़ जाता है, इजी लगने लगता है, यही सी बात है। तो ये हम इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल टाइम जोन। कहने का मतलब है एक ही टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं अलग अलग कंट्रियों में कैसा कैसा आपका काम धाम हो रहा है, ठीक। तो अभी आपको ये कैसा लेक्चर लगा, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और लेक्चर को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू के स्लाइड पे आ जाते हैं, तो आप लोगों को फिर थैंक यू बोल देते हैं, ठीक है, ओके। तो ठीक है, थैंक यू का स्लाइड पे अब आते नहीं है, आप लोगों के लिए लिख देते हैं कि हमारे तरफ से इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स था, आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट करिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि इस मामले में और टॉपिक में थोड़ा एक्सप्लेनेशन दीजिए, या जो भी आपको कमी लगे आप जरूर हमें बताइएगा। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और प्रगति क्लास में पूरा ये लेक्चर देखने के लिए, थैंक यू।